हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रिड क्लासेस पर। आज हम डिटरमिनेट के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट, जिसकी आपकी पहली प्रॉपर्टी जैसा कि बोर्ड पे लिखी हुई है, जिसको मैं बाद में पढ़ के दिखाऊंगा, उस प्रॉपर्टी का ये वेरिफिकेशन है। पहले हम वेरिफिकेशन समझेंगे, तब इस प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट पर आएंगे। तो वेरिफिकेशन के अंदर मैं एक डिटरमिनेट लेता हूं जिसको मैंने लिखा है LMN PQR XYZ। जैसा कि आप डिटरमिनेट की वैल्यू पहले से ही निकालना सीख चुके हैं, तो मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं। किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, लेकिन R1 के अलोंग कर देता हूं मैं। एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू R1, यानी मैं इसको पहली रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूंगा। तो पहली रो के एलिमेंट है आपके LMN। तो आपको रूल पता ही है, जिस एलिमेंट का प्लेस साइन पॉजिटिव होगा वो डिटरमिनेंट में से सेम टू सेम रखा जाएगा, और जिसका प्लेस साइन नेगेटिव होगा वो उस एलिमेंट को साइन चेंज करके लिखेंगे। तो R1 के एलिमेंट है LMN, तो सबसे पहले मैं इसका A11 के प्लेस पर जो एलिमेंट है इसका प्लेस साइन होता है प्लस, तो इसको मैं सेम टू सेम रखूंगा। और फिर हम आगे कैसे वैल्यू करते हैं, इसके आगे हम वही डिटरमिनेंट रखते थे जो L वाली रो L वाले कॉलम को हाइड करने पर मिलता था। तो L वाली रो L वाला कॉलम हाइड किया तो हमें दिखाई दिया QR/Z। फिर इस m का नंबर आता है, इस m का प्लेस साइन है नेगेटिव, तो m जब डिटरमिनेंट के अंदर लिखा हुआ है उससे पहले कोई साइन नहीं है, यानी कि पॉजिटिव m लिखा हुआ है, तो इसको साइन चेंज करके बोलेंगे -m। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -m। इसके आगे वही डिटरमिनेंट आएगा जो m वाली रो m वाले कॉलम को हाइड करने पर दिखाई देता है, यानी कि PRXZ। अब बारी आती है n की। इस n का प्लेस साइन है पॉजिटिव, तो डिटरमिनेंट के अंदर ये प्लस n की फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखेंगे, +n। n को n वाली रो n वाले कॉलम को हाइड किया, आपको दिखाई दिया PQXY। मुझे उम्मीद है ये चीजें पहले ही पढ़ा चुका हूं, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब इन्हीं डिटरमिनेंट को 2/2 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके हम इसकी वैल्यू निकाल लिया करते थे, लेकिन मुझे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी समझनी है, तो उसके लिए इस बात को लेकर के तो हम श्योर हैं कि इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए अब ये वाली जो लाइन, ये जो राइट साइड आई है, इसको हम थोड़ा अलग वे में लिखेंगे। अलग वे में किस तरीके से लिखेंगे, इस पहले वाले को तो सेम टू सेम लिखिए, LQR/Z। अब ये जो बीच वाला टर्म है -m वाला, इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूं और ये m के साथ ऐसे कर m यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो माइनस है मैंने इस वाले डिटरमिनेंट के बाहर लगा दिया, PRXZ। तो बताइए, क्या अब भी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको ये चीज तो मिलेगी। ब्रैकेट ओपन कीजिए तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और m इस डिटरमिनेंट के एकदम पास आ जाएगा। तो यानी ये इसी का रीअरेंजमेंट है। अब मैं इसको आगे और लेता हूं, अगला वाला आप सेम टू सेम लिखिए, PQXY। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो मैंने केवल बस इस बीच वाले टर्म में मैंने यहाँ पे प्लस साइन क्रिएट करने के लिए इसको इस वे में लिखा है। तो आपको यहाँ से क्या फीलिंग आती है, ये जो L है इस डिटरमिनेंट के किस प्लेस पे आया है, A11। तो मैं इस L के प्लेस पर A11 लिख सकता हूं, बताइए। हाँ, अब मैं इस L का कोफैक्टर निकालना चाहूं तो कोफैक्टर निकालना आपने सीख ही लिया है। तो L वाली रो L वाले कॉलम को छुपाइए, L वाली रो L वाला कॉलम, तो आपको दिखाई देगा QR/Z। तो देखिए ये डिटरमिनेंट भी क्या है आपका, QR/Z। और ये A इसका प्लेस साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यही इसका क्या होगा, कोफैक्टर। तो यानी कि ये जो L A11 प्लेस पे आया है, तो क्या ये डिटरमिनेंट इसी L का कोफैक्टर नहीं है। तो मैं इसको लिख देता हूं A11। अब ये प्लस एज इट इज आया, इस M को मैं A12 लिखूंगा, A12। अब मैं A12 को अगर कोफैक्टर निकालना चाहूं तो A12 यानी कि M वाली रो M वाले कॉलम को हाइड कीजिए, PRXZ। तो देखिए PRXZ, लेकिन इस M का प्लेस साइन क्या है, नेगेटिव। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम ये माइनस इससे पहले लगाते थे, तो ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो पूरा डिटरमिनेंट विद नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, तो क्या ये कैपिटल A12 नहीं है, यानी कि A12 का कोफैक्टर ही तो है A12, तो कैपिटल लिखा जाएगा। प्लस
अब इस n को मैं A13 बोल सकता हूं, यानी कि ये A13 है आपका A13। अगर मैं A13 यानी कि n का कोफैक्टर निकालना चाहूं तो इसका प्लेस साइन है पॉजिटिव, तो यानी कि n वाला कॉलम n वाली रो को हाइड कीजिए, बचेगा PQXY। तो यहाँ पे PQXY ही लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको A13 नहीं बोल सकता क्या? यानी कि A13 का ये कोफैक्टर है A13। तो इसमें क्या बात हुई, जो हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस तरीके से निकालते थे उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से लिखा और इनको हमने कोफैक्टर से लिंक किया। तो आपको दिखने में आ रहा है जब हम R1 के अलोंग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं तो R1 के तीनों एलिमेंट A11, A12, A13, तो देखिए A11, A12, A13 और इन्हीं के साथ इनटू हो रहा है इन्हीं के कोफैक्टर का। तो इस A11 का कोफैक्टर ये वाला है A11, इस A12 का फैक्टर ये है, कैपिटल ए लगा के कोफैक्टर के लिए कैपिटल ए लिखते हैं, कैपिटल A12 और प्लस A13 के लिए आपका कोफैक्टर है A13। यानी कि इनको इनटू करके इनको प्लस कर दीजिए तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू ही आएगी। फाइनली ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ही आएगी। तो यानी कि हमने वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को थोड़ा अलग वे से पढ़ा। अब किस तरीके से पढ़ा, जो काम मैंने यहाँ पे किया है वही आपको स्टेटमेंट फॉर्म में ऊपर लिखा हुआ है। तो पढ़िए, स्टेटमेंट फॉर्म क्या कहती है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल होती है किसके, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि कुछ प्रोडक्ट लेने हैं उनका सम करना है। तो देखिए दिस इंटू दिस प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस प्रोडक्ट, तो ये क्या हो रहा है, इनका प्लस ही तो हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, यानी आप एलिमेंट्स किसी रो के भी ले सकते हैं, आप किसी कॉलम के भी ले सकते हैं। मैंने R1 के अलोंग किया तो R1 के एलिमेंट लिए, आप C3 यानी कि कॉलम 3 के अलोंग करेंगे तो आप कॉलम 3 के एलिमेंट लेंगे विद द देयर कोफैक्टर्स, यानी कि आप कोई रो या कोई भी कॉलम ले लें उसके एलिमेंट्स के साथ उसी एलिमेंट्स के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें और उनको आपस में प्लस कर दें तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम एक रिमार्क पढ़ेंगे। अब हमने जो कोफैक्टर्स और माइनर्स की बात करी थी वहां पे मैंने ये पढ़ाया था कि जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर होता है n, उसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी डिटरमिनेंट का ऑर्डर या तो 2 होगा या फिर 2 से ज्यादा होगा। तो वहां पे मैंने 1/1 की बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे 1/1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को लेकर के एक रिमार्क दिया है। तो मैंने क्या लिखा है, डिटरमिनेंट ए, ये जो डिटरमिनेंट, इसको ये डिटरमिनेंट का साइन है, ये क्या है, लेट दिस इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटरमिनेंट ए हैज वन एन एलिमेंट ओनली। जब और डिटरमिनेंट का ऑर्डर ही 1/1 का होगा, यानी डिटरमिनेंट ऑर्डर 1 का होगा, तो उसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होगा और जिसको हम नोटेशन फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, A11, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो जब उसमें एक ही एलिमेंट होता था 1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू वही सेम टू सेम एलिमेंट के बराबर होती थी। अगर डिटरमिनेंट के अंदर 2 लिखा है तो वैल्यू आती थी 2, अगर डिटरमिनेंट के अंदर -2 लिखा है तो वैल्यू आती थी -2, अगर डिटरमिनेंट के अंदर 0 लिखा है तो वैल्यू आती थी 0, यानी जो अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है वही डिटरमिनेंट की वैल्यू हुआ करती थी। तो यहाँ पे जब एक ही एलिमेंट होगा तो हम यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो उसी के कोफैक्टर से, तो वो बात यहाँ पे भी अप्लाई होनी चाहिए। तो आपकी सोचिए, जब डिटरमिनेंट के अंदर 2 लिखा है तो एलिमेंट 2 ही आया है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो भाई यहाँ तो ओनली एक ही एलिमेंट होगा, तो एलिमेंट तो दिखाई देगा जिसको नोटेशन दिया जाएगा A11, लेकिन उसके कोफैक्टर या माइनर हमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमें उस वन वाली कॉलम, वन वाले रो, उस सिंगल एलिमेंट वाली रो, सिंगल एलिमेंट वाले कॉलम को हाइड तो कर देंगे, लेकिन उसको हाइड करने के बाद हमें डिटरमिनेंट के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हम ये लेकर के चलते हैं कि जो एलिमेंट आएगा डिटरमिनेंट के अंदर 2 है तो वैल्यू 2 ही आ गई। अब ये वैल्यू इसके हिसाब से कब आई होगी, जब एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया होगा उसी के कोफैक्टर से, जब उसमें एलिमेंट ही हमारा 2 होगा और आंसर अब डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 2 आई, यानी कि उसमें कुछ चेंज नहीं आया, तो 2 का कोफैक्टर क्या रहा होगा भाई, बन ही रहा होगा। यानी कि 1/1 के डिटरमिनेंट में सिंगल एलिमेंट होता है उसका कोफैक्टर हमेशा क्या होता है, 1। तो कोफैक्टर उसका क्या होगा, 1, और उसका माइनर भी क्या होगा, 1, क्योंकि A11 यानी इसका प्लेस साइन क्या है, 1/2, इसका प्लेस साइन है पॉजिटिव, और जिन डिटरमिनेंट के अंदर जिन एलिमेंट का प्लेस साइन पॉजिटिव होता है उनके लिए माइनर कोफैक्टर बिल्कुल सेम होता है, उनमें कोई फर्क नहीं होता। तो यानी कि इस सिंगल एलिमेंट का प्लेस साइन क्या है आपका 1/1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के अंदर पॉजिटिव, तो जो इसका माइनर होगा वही इसका कोफैक्टर होगा। तो यानी कि जो माइनर है A11 का माइनर M11 और इस A11 का माइनर कोफैक्टर A12, ये दोनों ही किसके इक्वल होंगे, 1 के।
तो आपको नॉलेज के लिए याद होना चाहिए कि 1/1 के डिटरमिनेंट में जो सिंगल एलिमेंट होता है उसका कोफैक्टर पूछे तो भी 1 बोलेंगे, माइनर पूछे तो भी 1 ही बोलेंगे। अब हमने ये जो चीज पढ़ ली, भाई आपसे कोई डिटरमिनेंट दे दिया, आपसे उसकी कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, तो जो जैसा मैंने वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वीडियो में पढ़ाया था आपको वैसे ही करना है, लेकिन हम इसको कोफैक्टर्स की फॉर्म में कब पता करते हैं इसकी वैल्यू को, जब वो क्वेश्चन में सिंपल कहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड कॉलम। वो कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो पता करो, लेकिन सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स को लेकर, सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स को लेकर इसकी वैल्यू पता करो। तो यहाँ पे मैंने R1 ली थी, तो यहाँ पे R1 के एलिमेंट क्या होते हैं, A11 A12 A13, तो यहाँ पे क्या है 11 11 12 12 30 30। अगर मैं R2 लेता तो A21 A22 A23, तो यहाँ पे क्या आता है 21 21 22 22 23 23। अगर मैं C3, अगर मैं कॉलम 3 के रेस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करता तो जो कॉलम 3 है ये पढ़ने में आता है आपका A13 A23 A33, तो यहाँ पे क्या आता है आपका A13, यहाँ पे 13 13 और यहाँ पे 23 23 और यहाँ पे आपका 33 33, यानी आप 6 तरीके से इसको लिख सकते हैं, आपकी वैल्यू हमेशा एक ही आएगी। तो इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में आते हैं, बाय यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड कॉलम आपका है 2 1 1 और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हम बोलते हैं किस तरीके से A12 A22 A32। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखता हूं A12 A22 A32, ये तीनों एलिमेंट मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दिखा दिए, A12 A22 A32, और जो आपके क्या है 2 1 1, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 1 और 1। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिए हैं, तो इन्हीं एलिमेंट के हमें क्या लेने पड़ेंगे, कोफैक्टर। तो इसके कोफैक्टर को क्या बोलेंगे हम, A12 A13 A22 और क्या बोलेंगे A32 यानी कि 32। ठीक है, तो अब ये जो आपके तीनों एलिमेंट है A22, अब देखिए ये क्या है A12 1 और 2 3, यानी कि इसका प्लेस साइन नेगेटिव रहा होगा तो माइनस लगाया, इसका पॉजिटिव रहा होगा तो कुछ नहीं किया, इसका 5 आया यानी कि और, तो इससे पहले क्या लगा दिया माइनस। इसके हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर। तो A12 के लिए आप ये आपका एलिमेंट है A12, तो इसका कॉलम और इसकी रो को हाइड कीजिए, दिखाई देगा 0 4 2 3 0 4 2 3। A22 इसको हाइड करेंगे, कॉलम को दिखा 1 3 2 3 1 3 2 3। A32 आपका ये है, इसका कॉलम रो हाइड किया 1 0 3 4 1 0 3 4। बस अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या आएगा 0 -8 यानी कि इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी पॉजिटिव 8, ये आएगा 3 6 यानी कि -3, और अगला आएगा 4 -0 यानी कि -4, क्योंकि डिटरमिनेंट के बाहर जो माइनस है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज करेगा। अब आपको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप बस सिंपल फॉर्मूला लिखिए अपना वही, क्योंकि हमको कोफैक्टर्स यूज करने थे सेकंड कॉलम के, तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या होते हैं 12 10 22 32, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे हम A12 कैपिटल A के साथ 12, A22 कैपिटल A के साथ भी 22, A32 और कैपिटल A के साथ भी 32। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, आपकी A12 की वैल्यू है 2 और आपकी A12 कैपिटल A12 यानी इसका कोफैक्टर है 8, A22 आपका जो एलिमेंट है वो है -1 और A22 इसका कोफैक्टर क्या है -3, प्लस A32 आपका है 1 और आपका A32 जो इसका कोफैक्टर है वो है -4। इसको सॉल्व कीजिए, ये मिलेगा आपको 16, ये मिलेगा आपको +4 और ये मिलेगा आपको -4 ये मिलेगा आपको -+3 और ये मिलेगा 4। तो आपको क्या होगा 16 + 3 19 19 - 4 15, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी 15। तो हमने कोफैक्टर्स को यूज करके वैल्यू निकाली है। आप सिंपल वे में जैसे मैंने वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ाया था आप वैसे भी निकालेंगे तो भी आंसर आपका 15 ही आएगा, लेकिन ये मेथड आपको तभी स्पेशली यूज करना होगा जब वो क्वेश्चन में इस तरीके से कहेगा।
तो इसकी वैल्यू आ गई 50। मुझे उम्मीद है आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। इसमें क्या खास बात होती है, इनर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर n श्योर होना चाहिए कि उसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा हो। किसी डिटरमिनेंट, ऐसा डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा होता है, उसके अंदर क्या खास बात होती है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। यानी आप जो है किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग, किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ, तो आपका आंसर हमेशा क्या निकल के आएगा, 0। ये हमेशा ही 0 आएगा। यानी आपको एलिमेंट, यहाँ पे हम क्या लेते थे, जिस यहाँ पे कॉलम 2 था, जिस कॉलम के एलिमेंट थे उनको मल्टीप्लाई किया था उसी कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ। लेकिन यहाँ पे आप जिस रो के एलिमेंट्स लेंगे, लेकिन कोफैक्टर क्या लेंगे आप, दूसरी रो के, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन कंडीशन यही है, अगर किसी एक रो के एलिमेंट लेते हैं तो दूसरी रो के कोफैक्टर लेने हैं। अगर आप किसी एक कॉलम के एलिमेंट लेते हैं तो आपको किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स लेने हैं, तभी 0 आएगा। तब 0 नहीं आएगा, आप किसी रो के तो एलिमेंट लेते हैं लेकिन किसी कॉलम के कोफैक्टर्स लेते हैं, तब की बात नहीं है। अगर रो के एलिमेंट, किसी रो के एलिमेंट ले रहे हैं तो हमको दूसरी रो के ही कोफैक्टर लेने हैं। अब इसको मैं इसको वेरिफिकेशन में हम देखेंगे आखिरी 0 कैसे आता है। बाकी का मैं रब करता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी को, उस वाली प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन हमने कंसीडर कर लिया। लेट एक डिटर्मिनेंट ए है जिसको अभी जो लिखा था LMN PQR XYZ, हमने ये डिटर्मिनेंट लेकर के चले। अब मैंने यहाँ पे रो ले ली, पहली रो ले ली। अगर मैं पहली रो लेता हूं तो इसके आपके एलिमेंट होते हैं A11 A12 A13, तो यानी कि आपके ये A11 हो गया L और A12 हो गया आपका M और A13 हो गया आपका N। मैंने पहली रो ले ली। अब आपको कोफैक्टर तो लेने हैं, लेकिन इस पहली रो के एलिमेंट के नहीं लेने, किसी दूसरी रो के ही लेने हैं। ऐसा नहीं है किसी कॉलम के ले लो, जिस रो के एलिमेंट लोगे, तो जिस रो के एलिमेंट लिए हैं उसके अलावा किसी और रो के एलिमेंट के कोफैक्टर लेंगे, या फिर जिस कॉलम के एलिमेंट लिए हैं तो उस कॉलम के अलावा किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर लेंगे, तभी आपका आंसर क्या आएगा, 0। ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं होती, आंसर 0 आता है इस एक्सप्रेशन। अब ये आपका आ गया A13, तीनों ले लिए, तो मैंने R1 के एलिमेंट लिए हैं, तो मैं R3 के कोफैक्टर लेने की कोशिश करता हूं। तो R3 के कोफैक्टर, तो जो R3 के आपके एलिमेंट होते हैं वो होते हैं आपके 31 32 33। तो मैं यानी कि A31 निकालूंगा, A32 निकालूंगा, A33 निकालूंगा। यानी कि ये क्या है आपका A31 A32 A33, तो इसी के कोफैक्टर क्या होंगे, A31 A32 A33 कैपिटल A के साथ। तो अब इन तीनों की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालता हूं। तो देखिए 3 और 1 4, प्लेस साइन पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर भी, और 3 और 3 से यहाँ पे भी इसका प्लेस साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि A32 किस एलिमेंट का कोफैक्टर है, इस वाले का। ये A32 प्लेस पे आया है और इसका प्लेस साइन क्या है, नेगेटिव, तो बाहर नेगेटिव लगा दिया। अब A31 के लिए कॉलम और रो हाइड कीजिए, MNQR दिखाई देगा, MNQR। A32 के लिए इस बाई के कॉलम रो छुपाइए, LNPR दिखाई देगा, LNPR दिखाई देगा। अब Z को लीजिए, Z आपका ये रो, Z का कॉलम और Z की रो छुपाइए, LMPQ दिखाई देगा, LMPQ। अब बस इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, MR माइनस NQ, MR माइनस NQ। इसकी क्या आएगी, LR माइनस PN, LR, लेकिन इसकी आएगी LR माइनस PN, ये माइनस कर देगा साइन चेंज, तो मैं कर दूंगा PN माइनस LR, PN माइनस LR। इसकी वैल्यू आएगी LQ माइनस PN, PM, LQ माइनस PM। अब मैं ये एक्सप्रेशन निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि हमने पहली रो के एलिमेंट लिए हैं और तीसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब A11, अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब समझिए, ये जो करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, यानी कि पहली रो का
A11 जो है पहली रो का पहला एलिमेंट है। A11 क्या है? पहली रो का पहला एलिमेंट। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? तीसरी रो के पहली एलिमेंट से। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट L है और तीसरी रो का पहला एलिमेंट X है। तो मैं पहली रो का पहला एलिमेंट A11, लेकिन तीसरी रो का एलिमेंट का कोफैक्टर यहां लिखेंगे हम A31 प्लस A12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट और तीसरी रो के दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर जिसको बोला गया है A32। पहली रो का तीसरा एलिमेंट यानी कि A13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तीसरी रो के तीसरे एलिमेंट के कोफैक्टर से यानी कि A33। बस ये सारी की सारी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। A11 कितना है? L, और A31 क्या है? MR माइनस NQ, प्लस A12 क्या है आपका? M, और A32 क्या है? PN माइनस LR, प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है पहली रो का? N, और थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है आपका? LQ माइनस PM, LQ माइनस PM। बस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मैंने क्या लिख दिया? LMR, L का मल्टीप्लाई दोनों में, इसको लिख दिया LNQ, अगले को लिख दिया MPN माइनस MLR प्लस NLQ और माइनस NPM। अब देखिए ये LMR पॉजिटिव है और ये LMR नेगेटिव है। M और L की जगह चेंज हुई है, मल्टीप्लाई है सेम ही आएगा। LMR पॉजिटिव, LMR नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। LNQ नेगेटिव और LNQ पॉजिटिव, ये आपके डबल अंडरलाइन वाली भी कैंसिल हो जाएंगे। और जो आपके दोनों बचे MPN पॉजिटिव और MPN नेगेटिव, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या निकल के आएगा? 0। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं है, ये डिटरमिनेंट की खास प्रॉपर्टी है कि आप किसी एक रो के एलिमेंट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। लेकिन शर्त यह है रो के एलिमेंट लेने हैं तो किसी मतलब एलिमेंट लेने हैं किसी एक रो के और कोफैक्टर लेने हैं किसी दूसरी रो के, या बोले तो एलिमेंट लेने हैं किसी एक कॉलम के लेकिन कोफैक्टर लेने हैं किसी दूसरे कॉलम के, तब की बात 0 है। ऐसा नहीं है आप एलिमेंट लेंगे एक रो के लेकिन कोफैक्टर लेंगे किसी कॉलम के, वहां पे अप्लाई नहीं होगा। रो से रो में चलेगा और कॉलम से कॉलम में चलेगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसको अच्छे से देखें, समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। लास्ट अगली वीडियो में मिलूंगा इसी के पार्ट 2 के साथ। अभी मैंने 2 ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसकी 10-12 प्रॉपर्टी हैं जिनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। बाय बाय।